बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाज़रीन, कश्मीर में इलेक्शन का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया। ये मुज़फ़्फ़राबाद की 9 और महाजरीन की 12 सीटों के ऊपर मुश्तमिल इलेक्शन का एक सेकंड फ़ेज़ था, जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह बरतरी सामने आई। एतराज़ात भी बहुत सारे सामने आए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़े सख्त और संगीन इल्ज़ामात का सामना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को भी और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को भी। इलेक्शन के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। एक तरफ जो मैंडेट की बात हो रही है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अवाम ने आपको सिलेक्ट नहीं किया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ सबूत भी सामने रखती है और कहती है कि स्टैंप भी लगे हुए थे बैलेट पेपर्स के ऊपर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। राजा परवेज़ अशरफ जो पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं पार्टी को मशवरा देता हूँ कि तीसरे फेज़ के अंदर उसका बॉयकॉट कर दें। अगर ऐसा होता है तो आगे ये इलेक्शन, इसकी लेजिटिमेसी का क्या होगा, इलेक्शन आगे होगा कि नहीं, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में पहले हिस्से में बात करेंगे। हमने ख़ुसूसी तौर पे दावत दी है जस्टिस रिटायर्ड मुस्तफ़ा मुग़ल साहब को, जो पहले हिस्से में हमारे मेहमान होंगे। ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं आज़ाद कश्मीर के। इनसे बात करेंगे। कुछ और कंट्रोवर्सीज़ भी सामने आई हैं इस इलेक्शन के हवाले से, जिनके अंदर इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से आई एक रिपोर्ट का तज़किरा भी आप लोग सुन रहे हैं, जिसके अंदर ये कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर ये इलेक्शन जो था इसका टर्न आउट बहुत अच्छा नहीं था। इसके बरक्स चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने सेकंड फेज़ के टर्न आउट के ऊपर जो परसेंटेज बताई है, मैं दोबारा उनसे सवाल करके आपकी खिदमत में पेश करूँगा, वो तकरीबन 56% के करीब बताई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की जानिब से इस रिपोर्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसके ऊपर काफ़ी रद्द-ए-अमल आया और कहा गया कि सिलेक्टिव रिपोर्टिंग की गई, येलो जर्नलिज्म हुआ। ऐसा हुआ कि नहीं, इसके ऊपर डिबेट करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है, क्या इल्ज़ामात हैं जिनका सामना कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन प्रोसेस को है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को है। एक कोलैबोरेशन की तरफ इशारा किया जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे ईरान और अमेरिका की जंग होगी या नहीं होगी, पाकिस्तान क्या रोल प्ले करेगा, इसके ऊपर भी अपने पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनसे बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मुझे ज्वाइन करेंगी डॉक्टर शाज़िया चीमा, उनके साथ होंगे मुनव्वर हसन साहब और अनवर इकबाल साहब, तीनों ही इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मुस्तफ़ा मुग़ल साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। आप बड़े मसरूफ़ थे और दूसरा मरहला जो है आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का वो मुकम्मल हो गया। पहला जो मरहला था उसका टर्नओवर जो है वो 40% और सो रहा। ये जो दूसरा मरहला था इसका टर्नआउट कितना रहा, इसके ऊपर ज़रा प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं। पहले मरहले का तो कोटली में जो है ना, कोटली में 49 रहा है और मीरपुर में 33, ठीक, और मेंबर में जो है ये 48 रहा है। मुजफ्फराबाद में तौर पर 53% आउट टर्न रहा है और ये बहुत मुनासिब पोलिंग हुई है और बहुत लोग निकले हैं वोट डालने के लिए। जी। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा कि कुछ इसके ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंटरनेशनल चैनल्स कुछ ये कह रहे हैं कि टर्नआउट बहुत ही ज़्यादा कम था और लोगों ने कोई इतना ख़ास इलेक्शन के अंदर नहीं आए, तो ये स्टेटमेंट में तजाद आ गया। आप फरमा रहे हैं 53% और रिपोर्ट एक आई है जिसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने भी काफ़ी सीरियस नोटिस लिया है, तो इसको कैसे देखते हैं सर, ये रिपोर्टिंग क्या थी? ये कोई एक आध रिपोर्ट अल जजीरा टीवी का कोई नुमाइंदा था, ठीक, जिसने जाकर बंद दुकानों की कोई फेस वो क्या नाम है वीडियो बनाकर ये कर दी है। ये अफसोसनाक है। असल में कोई किसी पोलिंग स्टेशन पर जाकर कोई बंदा वीडियो बनाता है जी, वहाँ दिखाता है कि देखें जी यहाँ 2 लोग खड़े हैं, 4 खड़े हैं, 100 खड़ा है, उसको तो बिलीव किया जा सकता है टर्न आउट के वाले से। तो ये बाजार की वीडियो पर तो उस दिन वैसे भी छुट्टी थी तो बाजार तो बंद ही होना था। बिल्कुल। तो ये मैंने जो मेरे रफ़का और हमने जिस पोलिंग स्टेशन को विजिट किया है वहाँ कसीर तादाद में लोग मौजूद थे और
हजारों की तादाद में लोगों ने वोट जो है वो हासिल किए। ठीक तो है। ये लोग आए और टर्न आउट बेहतर था तो तभी हुआ है ना, इस तरह नहीं। और लोग बहुत कसीर तादाद में घरों से निकले, ठीक। अपना हक राय दे इस्तेमाल किया। उन्होंने इसको प्रेफर किया है कि इलेक्शन से किसी ने बाइकाट नहीं किया। ठीक। जी। अच्छा सर, कुछ सीरियस किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शर्जील इनाम मेमन साहब ने और नैयर बुखारी साहब ने कहा कि फ़ारूक हैदर साहब के हलके के अंदर कुछ स्टैंपिंग भी हुई है, और आपके बारे में भी उन्होंने ये कहा कि आपकी तरफ से कुछ गलत बयानी हो रही है। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये थे कि आप झूठ बता रहे हैं अवाम को, और इलेक्शन जो था वो आपको करार दिया गया कि बी टीम था। ये जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन है, उसका काम ये नहीं होता कि वोट डाले जाकर, इसका काम होता है वोट डालने के लिए इंतजाम करे। ठीक है, और रियासत उसका इंतजाम करे। तो वोट तो लोगों ने डाले हैं। अब फारूक हैदर साहब के हल्के में भी हजारों के हिसाब से वोट पड़े हैं। जी। 2 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां ऑब्स्ट्रक्शन हुई है और वहां के वोट गिने ही नहीं है। वो गिन कर भी उनके वोट इतने थे कि उनकी जीत का ऐलान किया रिटर्निंग ऑफिसर ने। तो जो जहाँ कोई दिन भर कोई शिकायत नहीं आई। ठीक है। मसलन फारूक हैदर साहब के मुकाबले में इशफाक जफर साहब हैं, उन्होंने इलेक्शन के दिन में मुझे कोई शिकायत नहीं की कि वहाँ ये हो रहा है या कोई रिगिंग हो रही है, कोई ऐसी बात हो रही है जो गैर कानूनी। ठीक है जी। मुस्तफ़ा मुग़ल साहब, एक एतराज़ और भी हो रहा है कि LA-27 के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कहा, आपने फरमाया कि मौसम बहुत ख़राब था, बारिश हो रही थी, लैंडस्लाइडिंग थी, तो इलेक्शन मुलतवी हो गया, नहीं हुआ। उसके ऊपर 4 तारीख को होगा। वो कहते हैं धूप निकली हुई थी, कुछ भी ऐसा नहीं था, और वो कोई वीडियोज़ भी और वो शेयर करने की बात कर रहे हैं। ये क्या मामला है? जिस वक्त मूवमेंट का टाइम था जी, जब मूवमेंट का टाइम था, रोड ब्लॉक हो गई। ठीक है। मूवमेंट सुबह 2 बजे तक बैठे रहे। फिर जब वो नहीं पहुंच सकते थे, सुबह 4 बजे अगर मूवमेंट करते हम तो दूर राह रहता था, उसके लिए जाने का फायदा कोई नहीं था। ठीक है। जहाँ लोग टाइमली निकल गए जिन पोलिंग स्टेशनों पर, तो वहाँ मतलब वो हल्का अलर्ट आई कि सिर्फ 56 पोलिंग बाकी हैं जहाँ लोग नहीं पहुंच सके रास्ता ब्लॉक होने के। ठीक है। हमने वहाँ रोक दिया। इसी तरह LA-27 का कोई मूवमेंट नहीं हो सकी तो फिर हमने वो आगे कर दिया। ये किसी के इससे इलेक्शन में कोई गड़बड़ का क्या पहलू है? गड़बड़ तो तब होती कि इलेक्शन 8 बजे शुरू होने के बजाय 4 बजे शुरू होता, हम रात को 9 बजे 10 बजे 12 बजे तक पोलिंग कराते रहते, फिर कोई कह सकता था। इल्जाम वो लगाते हैं जिनको आज़ाद कश्मीर की ज्योग्राफी का पता नहीं है, तो उसका इलाज आपका पॉइंट आ गया। एक बात ये भी सुन रहे हैं कि राना सलामुल्लाह साहब ने कहा कि जो रावलाकोट की 2 सीट्स हैं उनके ऊपर शायद ये जो एहतजाज चल रहा है इसकी वजह से या इंतज़ामात मुकम्मल ना हो सकें, कि शायद ना हो सकें, तो उसके लिए आपकी क्या प्रेपरेशन है? आपको लगता है कि वहाँ पे भी इंतखाबात ठीक तरीके से हो जाएंगे? मैं बात कर रहा हूँ पुंछ और रावलाकोट के तीसरे फेज़ के इलेक्शन की। मैं समझता हूँ जो जिले वाले हैं वहाँ प्राइवेट सीट है, वहाँ मुमकिन हो सकता है, बासपुर में मुमकिन हो सकता है। ठीक। जो पलंदरी के 2 हल्के हैं वहाँ भी लोग मुतालबा करते हैं कि यहाँ हालात ठीक है, लेकिन हम अब कल से जब इलेक्शन का ये मरहला कंप्लीट हो जाएगा बैठ के इस पर बात करेंगे। ठीक है। तो बाकी जो सीटें हैं, मसलन बाग है, दीरकोट है, बाग की 2 नशिस्तें हैं, दीरकोट की 1 है, हवेली की है, इन पर इलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएंगे। जहाँ मसलन सूरत हाल ठीक नहीं है वहाँ आगे हो जाएंगे, मतलब जब तक सूरत हाल बेहतर नहीं होती फिर इलेक्शन नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। ये फरमा दीजिएगा कि राजा परवेज़ अशरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ये कहा कि जिस हिसाब से इलेक्शन चल रहा है कश्मीर का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 3rd फेज़ में बाइकआउट कर देना चाहिए। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे फेज़ को बाइकआउट कर देती है तो पीछे तो नून लीग को के अलावा कोई पार्टी रह नहीं जाएगी मेजर। तो आप क्या देखते हैं फिर इलेक्शन का क्या होगा? मुलतवी होगा या क्या स्ट्रैटेजी होगी? अगर कोई पार्टी बाइकाट करती है, पार्टिसिपेट करती है, ये पॉलिटिकल फैसला है, उस पार्टी का अपना विजडम है। ठीक है। बाकी अब मुजफ्फराबाद में उनको 3-4 नशिस्तें मिल गई हैं जी। सिटी की नशिस्त पीपल पार्टी की मिल गई है, इसी तरह हटिया से 1 नशिस्त तो पीपल पार्टी को मिल गई है, नीलम से 1 नशिस्त मिल गई है। कल एक नेक टू नेक मुकाबला सीट पर वो
अब ये कबल वक्त कहना बाइकाट करना ये उनका स्वाबदीद है। ठीक है। जो बाकी सीटें हैं जी, वो तकरीबन हमेशा से माजवा एक दफा के पीपल्स पार्टी के पास रही है। ये अब सियासी बयानी है, मैं इसका जवाब उस तरह तो नहीं दे सकता। उन्होंने अगर किसी ने करना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करना तो हमें क्या। नहीं मैं उनके बायकॉट के बाद बनने वाली सिचुएशन की बात कर रहा था कि अगर बायकॉट कर देते हैं तो लेजिटिमेसी इलेक्शन की कैसे रहेगी, मतलब आप कंटिन्यू करेंगे इलेक्शन के साथ, मैं ये पूछ रहा था। ये इलेक्शन को किया हुआ है अनाउंस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, क्योंकि पहली जो है पूरी हो चुकी है। ठीक है। और नई असेंबली में उसकी जगह लेनी है। ठीक है। तो कोई जो लोग पोल करेंगे उन्हें इलेक्शन होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूँ, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को काफ़ी शिकवे हैं। वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं सुनी, पहले मरहले के अंदर भी कोई दादरसी नहीं हुई हमारी, और तो इलेक्शन कमीशन का क्या व्यू पॉइंट है, उनको कैसे सुना जाएगा या उनके एतराज़ात को दूर करने के लिए आप क्या कहेंगे? जिस दिन कोटली का पहला मरहला था उस दिन जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम पोलिंग तक का वक्त था, उसमें कोई रिपोर्ट नहीं आई। इलेक्शन में जो झगड़े शिकायतें होती है उसका तरीकाकार ये है कि या आरओ केस दर्ज करता है या प्रिजाइडिंग ऑफिसर आरओ को दरखास्त देता है, खुद भी केस दर्ज करवा सकता है। ठीक है। उस जिस वक्त रिजल्ट अदरवाइज आने शुरू होते हैं तो सब लोग वो अवेला करने शुरू कर देते हैं, तो वो आफ्टर थॉट होता है। ठीक तो है। जो दरख्वास्तें आई हैं हमारे पास पीपल्स पार्टी की तरफ की क़यादत की तरफ से, हमने उनका कानून के मुताबिक जायजा लिया है। ठीक है। और उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया। आगे उनके पास अदालत उज़्मा में भी रास्ता है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी कायम है आज़ाद। बिल्कुल ठीक, तो वो जा सकते हैं, ये मेरा पॉइंट है। मुस्तफ़ा मुग़ल साहब, आप मुतमईन हैं इस इलेक्शन से? अब तक जितना हुआ बिल्कुल ठीक हुआ और आप उम्मीद करते हैं कि तीसरा फेज़ भी इसी तरह खैर खैरियत से हो जाएगा? अगर मैं समझाऊँ आपकी बात तो ये स्टेटमेंट ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ, टर्नआउट के एतबार से भी, इलेक्शन के एतबार से भी, और अगला जो मरहला है वो भी इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। जी बिल्कुल। मुस्तफ़ा मुग़ल साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा, यहाँ लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं कि ईरान और यूएस की ये जो सिचुएशन है ये आखिर किस तरफ जा रही है। सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर शाज़िया से करूँगा। डॉक्टर शाज़िया, आप सारी सिचुएशन को देख रही हैं। यूएस जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है और ईरान अपनी जो रेजिलियंस है जिसके लिए अब तक हमने देखा कि वो मशहूर हैं, वही दिखा रहे हैं। वी सी अ क्लियर पॉलिसी ऑन पार्ट ऑफ ईरान एंड अ नॉट सो क्लियर पॉलिसी ऑन पार्ट ऑफ द यूएस। आप कैसे देख रही हैं पूरी सिचुएशन को? आपने अपने सवाल में सबसे पहले तो आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया। आपके सवाल में ही जवाब ऑलरेडी मौजूद है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि अमेरिका की तरफ से कोई पॉलिसी, कोई स्ट्रेटजी दिखाई नहीं देती है और एक हैप्पैज़र्ड है, एक केओस है। ईरान की तरफ से स्ट्रेटजी भी है, पॉलिसी भी है और उस पर फर्मनेस भी है। उस पर ये भी नहीं है कि आज एक बात है तो कल अगर कोई और बात कोई कहेगा तो हम उस पर चेंज कर लेंगे। कंसिस्टेंसी है जो भी बयानात हैं। और फिर जो रिसेंट जो ट्रम्प का रिसेंट टाको है, अमेरिका में एक नई लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है जो चिकन आउट उसने किया है, उसकी वजह भी ये है कि ईरानियों ने जब बहुत कैटेगोरिकली ये कह दिया कि ये इस दफ़ा रेसिप्रोकेसी से चीज़ बहुत आगे निकल जाएगी और इस दफ़ा जो है अगर हम पे बहुत बड़े हमले की तैयारी है तो हमारा हमला भी आपको बहुत हैरान करने वाला है।
तो फिर गल्फ कंट्रीज ऑफ कोर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंशियली ये इम्पोर्टेंट है कि वो इससे दूर रहें जितना वो रह सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी हमें टली हुई दिखाई देती हैं। जी अब देखना ये है कि कितनी देर तक टल सकती हैं। अब अगर ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाए तो अमेरिका के पास इस लंबी जंग को करने की कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी से मेरी मुराद है उनके पास जंग का साजो सामान नहीं है उस मिकदार में जो एक लंबी जंग के लिए चाहिए। तो ना कैपेसिटी है, ना पॉलिटिकल विल है, ना ही पीपल जो लोगों की जो ख्वाहिश है आम बंदे की वो इसके अंदर शामिल है। लेकिन बहरहाल वो फिर भी मौजूद हैं और कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं जो कि उनको मिल नहीं रहा। जी अब क्या चीज़ वापस लेके जाएं जिसको वो थोड़ी बहुत जो है वो विक्ट्री कह दें। ठीक तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो मुसलसल मीडिएटर से भी राब्ते में है कि हमें अगेन कोई ऑफ रैंप दिया जाए, और उस ऑफ रैंप की शक्ल जो है वो इतनी जो है वो डिफीटिंग ना हो जितनी कि एमओयू की थी। और ईरान दूसरे हाथ पे ये कह रहा है कि वो एमओयू को भी रिवाइज करना चाहता है। ठीक तो इस पूरे के अंदर जो फिलहाल हम देखते हैं उसमें कोलैटरल जो है वो गल्फ कंट्री है जी जिनका नुकसान भी हो रहा है, जो ना चाहते हुए भी जो है वो जंग के अंदर पार्टी हैं। बिल्कुल अपने फैसलों को वो कैसे दोहरा सकते हैं, कैसे उनको नलीफाई कर सकते हैं, जो है सो है। पहले ईरान जो है वो एक स्ट्रक्चरल थ्रेट के तौर पे इस रीजन में दिखाया गया, बनाया गया वेस्ट की तरफ से। गल्फ के कंट्रीज की अपनी मखासमत है, वो जी उससे एम्पलीफाई हुआ। उनका सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जो है वो जिंदगी में पहली दफा आजमाया गया और नाकाम रहा। तो उनके लिए बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। उनका जो पूरा इल्यूजन है वो सारे का सारा बर्बाद हो चुका है। वो चाहे इसको मीडिया पे आने दें या नहीं आने दें, इन्वेस्टर जो होता है वो उसमें एम्पैथी नहीं होती है। और ये जी अब एक बहुत बड़ा उनके लिए इम्तिहान है कि वो दोबारा से एक ऐसी जो पीसफुल जो जन्नत बना के वो बैठे हुए थे उसको वो मेंटेन कैसे करेंगे। तो चीजें बहुत केओटिक हैं अभी भी। फिलहाल जो ट्रंप ने कहा है कि मैं हमले नहीं कर रहा क्योंकि ईरान ने कहा है मैं मुज़ाकरात करूंगा, तो कालिबाफ ने फौरन ही आके कह दिया जी हमारी कोई मुज़ाकरात की बात नहीं हो रही है। जी तो अब अमेरिका को खास तौर पे उसके अपने जनरल्स ने ही कहा है कि नहीं हो सकती है जंग जिस तरह आप जा रहे हैं। वॉर की कैजुअल्टीज हमारे से ऑलरेडी संभाली नहीं जा रही हैं। जो बच्चे वहाँ पे जख्मी हुए हैं, फौजी जो वॉर के अंदर जो हैं, जिनकी जो है वो हलाकत हो गई है, उनके पेरेंट्स ने अब डिफरेंट फोरम्स में सिटिंग्स में आना शुरू कर दिया है। एक खातून जो है वो अपने बच्चे की तस्वीरें लेकर एक फोरम पे पहुंची हुई थी, एक मीटिंग वहां पे चल रही थी और वो दिखा रही थी कि ये खाना आप दे रहे हैं कि। तो बहुत ही बुरे हालात हैं अमरीकी। हम जिस एम्पायर को सोच के बैठे हुए हैं, अगर उनके फौजियों को प्रॉपर खाना भी नहीं मिल रहा और उनकी माएँ जो हैं वो अब इस तरह तस्वीरें ले लेके फिर रही हैं। वो कह रही थी 20 किलो मेरे बच्चे का वजन कम हो गया, ये वहां पे क्या खाने के लिए आप दे रहे थे। तो पॉइंट मैं जो बताना चाह रही हूँ वो जी ये है कि अगर ईरान अभी थोड़ी सी और स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सामना दिखा दे, जी उसने रहना तो इसी रीजन में है। बिल, बिल्कुल तो गल्फ के कंट्रीज जो जितने इंटिमिडेट ऑलरेडी हुए हुए हैं, अगर उनके साथ कंसोलिडेट किसी तरीके से करता चला जाए तो अमेरिका, मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर अब स्टेमिना या कैपेसिटी है कि वो एक बहुत बड़ी जंग जो है इस दफा के वापस जाने के बाद जो है बिल्कुल दोबारा आने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अमेरिका के लिए काफ़ी सारे सवालिया निशान हैं। मुनव्वर साहब, आप भी बड़ी गौर से चीज़ों को देखते हैं और आपका भी बड़ा डिफरेंट एंगल होता है हमेशा। ये फरमा दीजिएगा कि जीसीसी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा प्रेस कर रही हैं इस टाइम पे यूएस को टू हैव अ क्लियर पॉलिसी, और यूएस जो है उसके इनहेरेंट मसाइल हैं। इस जंग के को शुरू करने में भी मिसकैलकुलेशन थी, आगे भी हमने देखा, आपने भी कई दफ़ा मेरे प्रोग्राम में आके रहनुमाई फरमाई। अब सिचुएशन कैसी देखते हैं? ऑप्शंस बाय द डे लिमिटेड हो रही हैं यूएस के लिए, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? और जो लिमिटेड ऑप्शंस हैं उनमें यूएस अब क्या करेगा? जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि कोई ऐसी फेस सेविंग जो उसको मिल जाए तो वो टेबल पे आएगा। जो ही हम ये एनालिसिस निकालने लगते हैं तो उसी वक्त अमेरिका अटैक भी कर देता है। बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर है। क्या कहेंगे आप? पहले तो सलाम कबूल कर लीजिए आप डॉक्टर शाजिया और इंतहाई मोहतरम अनवर इकबाल साहब। जब से मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अनवर इकबाल साहब को हम सुनते थे, काफ़ी डेटा हम इनसे कलेक्ट करते थे। आपकी टीम को, आपके देखने वालों को, सबको सलाम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, पहली पॉइंट तो ये है कि ये इस वक्त बहस चल रही है अमेरिका और वेस्ट के अंदर के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जो रिक्वेस्ट है जी, उसने कम से कम इस दफ़ा तीसरी जंग अजीम को टाला है।
तो ये एक लिहाज से जो हम कहते हैं ना रियलिस्ट पैराडाइम में कि रैशनैलिटी का एलिमेंट होता है रियासतों के अंदर, अब वो सऊदी अरब में तो नज़र नहीं आ रहा, और डॉक्टर शाजिया के कहने के मुताबिक अल्लाह करे कि अमेरिका में नज़र आना शुरू हो जाए। हालांकि अमेरिका के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है वो बड़ा रिफाइंड और चेक एंड बैलेंसेस पर मौजूद हुआ करता था, और इस वक्त कंसेंसस है, मैंने जितने भी स्टेट डिपार्टमेंट एक्स ऑफिशियल्स के साथ बातचीत की है, उनका मानना ये है कि इस वक्त अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी क्राइसिस से दो चार है, और दो चार इसलिए है कि प्रोसेस को फॉलो ही नहीं किया जाता, पहली बात। जी। दूसरी बात, मिडल ईस्ट के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि मिडल ईस्ट का जो आर्किटेक्चर है वो तो कोलैप्स कर गया है। वो जो 3 पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्डर है वो तीनों मोर और लेस कोलैप्स कर गए। पॉलिटिकल ऑर्डर तो गजा 7 से कोलैप्स करने की तरफ गामजन हो गया था, और जो अरब लीडरशिप है उन पे उनके लोगों की तरफ से सवालिया निशान उठाया जाना शुरू हो गया था, और गालिबन यही वो प्रेशर था जब मोहम्मद बिन सलमान ने बैक ऑफ किया इब्राहिम अकॉर्ड से जी। और उन्होंने कंडीशन आयद की कि जब तक एक परमानेंट रिलायबल रोड मैप नहीं देंगे फ़लस्तीनियन रियासत का जी, तब तक हम इब्राहिम अकॉर्ड का सोच भी नहीं सकते। ठीक। दूसरा इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो पार्शली बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ चाइना एंड पार्शली बिकॉज ऑफ 12 डेज वॉर, और फिर ये जो ईरान के साथ जंग है इसकी वजह से वो कोलैप्स कर गया। बिकॉज आपको याद होगा जब प्यूटन साहब तशरीफ़ लाए थे तो बड़ा रेड कारपेट उनको वेलकम दिया सऊदी अरब ने भी, यूएई ने भी जी, और फिर चाइना के साथ उनके ट्रेड एग्रीमेंट भी हैं। तो लिहाजा और फिर इस जंग में हमें मालूम है कि जो 40 दिनों की एयर स्ट्राइक्स थी उसमें भी गालिबन $300 बिलियन के करीब जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था मिडल ईस्ट का वो तबाह बर्बाद हो गया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि 5 से 7 महीने लगेंगे उसे रिवाइव करने के लिए। जी। तो अभी दोबारा जो बम्बार्टमेंट हुई है और दोनों तरफ से एक्सचेंजेस हुई हैं मिसाइल की और एयर स्ट्राइक्स की और ड्रोन्स की, उसके बाद अब तक की वो जो तखमीना है वो तो नहीं आया। इनफैक्ट ये 500-600 बिलियन डॉलर से क्रॉस कर गया होगा। तो लिहाजा वो जो ओल्ड स्ट्रक्चर था पेट्रो डॉलर का, उस पे भी मुझे इस वक्त दरारें बड़े वाज़े तौर पे नज़र आ रही हैं। आ जाते हैं सिक्योरिटी ऑर्डर के ऊपर, डॉक्टर शाजिया ने डिटेल में उसको आपके सामने रख दिया है। मेरे नज़र के अंदर जो वेस्टर्न थीरीज हम पढ़ाया करते थे ना, डिटरेंस की, बैलेंस ऑफ पावर की, वो कहीं फिशा फिशा हो गई हैं। यानी 2 न्यूक्लियर पावर अगर डिटर नहीं कर पाई ईरान को, और ईरान ने मजबूर कर दिया अमेरिका को, आज की यानी जैसे खबर थी कि तुर्की को रिक्वेस्ट की जा रही है कि हम बहरीन से अपनी फोर्सेस को आपके यहाँ शिफ्ट करें, गालिबन एर्दोगान ने मना कर दिया है, और इस तरह जॉर्डन के अंदर और इजराइल के अंदर भी शिफ्टिंग चल रही है। तो उससे लगता है कि जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर था जिसके तहत एक डिटरेंस कायम करनी थी ईरान के ख़िलाफ़, वो तो नाकाम हो गई। और फिर इसमें सबसे बड़ी बात खुद जॉन बीरशाइमर भी उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका रिलायबल पार्टनर है, और उसकी कई मिसालें हैं। मिसाल के तौर पे अलास्का के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ प्यूटन और प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसको भी मानने से इनकार कर दिया। जो इस वक्त चंद दिन पहले आपको मनीला के अंदर फार ईस्ट एशिया की आसियान की जो मीटिंग हुई जिसमें लेवरॉव और मार्को रूबियो साहब बैठे, तो अलास्का की बात करता रहा रशिया और मार्को रूबियो साहब उसका इनकार करते रहे। और फिर ये जो एक था कि अगर ईरान की तरफ हमला होगा तो हम खड़े रहेंगे और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो पता चला बैटरीज साउथ कोरिया से, जापान से, मिडिल ईस्टर्न से उठा के इजराइल की प्रोटेक्शन पे लगा दिया गया। और अब भी जंग जो रुकी है वो इजराइल के सवाल पे रुकी है कि हम अपने बैटलशिप्स को बचाएं या इजराइल को बचाएं, इतने इंटरसेप्टर्स हैं नहीं। बिल्कुल। और उसकी पार्शली वजह एक और भी है। मैं अक्सर ये कोट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठ कर के अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम इसलिए जीती थी कि अगर आप जापान के साथ अमेरिका को उस वक्त कंपेयर करें तो अमेरिका 100 बारी ज़्यादा अमेरिका के पास कैपेसिटी थी आयरन प्रोडक्शन की जी, जापान के मुकाबले में 1000 टाइम्स ज़्यादा वो ऑयल प्रोड्यूस कर सकता था। और जंग के दौरान उसके पास कैपेसिटी थी कि 25 से 40 फाइटर जेट्स वो प्रोड्यूस कर सकता, जबकि जापान के पास ये कोई भी सलाहियत नहीं थी। बिल्कुल। आज ईरान के साथ जब आप कंपेयर करते हैं अमेरिकन सलाहियतों को, तो इस वक्त ईरान जो वॉरफेयर कर रहा है जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं जी, तो वो साल में 55,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। और अमेरिका
जिसे कम से कम एक मिसाइल को रोकने के लिए 4 इंटरसेप्टर्स चाहिए, वो 10,000 से ज्यादा इंटरसेप्टर साल में प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक। तो ये कैसे जंग जीत पाएगा अमेरिका? तो लिहाजा ये चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। ठीक है। और यही वजह है कि अरब दुनिया अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ देख रही है। बिल्कुल ठीक। और पाकिस्तान की तरफ ज्यादा देखते हैं। और इस पे जब हम $10 बिलियन अमेरिका से मांगते हैं तो हमें फिर कुवैत की तरफ भेज दिया जाता है कि $5 बिलियन तो ये देंगे, इनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर लें जी। और $5 बिलियन का सऊदी अरब फ्री में तेल देगा। ठीक। अब पाकिस्तान को, आखिरी जुमला कह रहा हूँ, पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि ओवर स्ट्रेचिंग करनी है जी, अपनी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स पे प्रेशर डालना है। बिकॉज इंडिया ने तो 12 वॉर हेड्स दे दिए हैं अपनी नेवी को, तो मैं नहीं समझता कि ये हमारे हक में है। ठीक। कि सऊदी अरब के अलावा हम अपनी ब्रिगेड्स और स्क्वाड्रंस को इधर उधर भेजते रहें। बिल्कुल ठीक। जब तक ये ममालिक अपने चीज़ें खुद नहीं बना लेते या अपने सिपाही खुद नहीं खड़े कर लेते। ठीक। हम मैक्सिमम उनको एडवाइजर्स भेज सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं जी। और कुछ वेपनरी सिस्टम भेज सकते हैं। वो भी उस सूरत में अगर इंडिया में वो $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारे पास 2-4 करके तो एहसान जताते हैं। अगर उसको रिव्यू करें तो शायद फिर गौर किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। बहुत ही ज़्यादा अहम तरफ आपने इशारे की और पर्टिनेंट बात की। अनवर इकबाल साहब अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दें, जंग किस तरफ जा रही है। फर्स्ट टाइम इन अ वेरी लॉन्ग टाइम जो यूक्रेन और रशिया की जंग है उसमें पैट्रियट मिसाइल्स नहीं थे, रशिया ने हमला किया और इंटरसेप्ट नहीं कर सके। और ये जो इनकी स्केर्सिटी है ऑफ एम्यूनिशन एंड मिसाइल्स और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम की ये अयां हो रही है। दुनिया में अमेरिका के बहुत सारे थिएटर्स हैं जहां पे उन्होंने केटर करना है चीज़ों को और उनकी डिप्लीशन ईरान में ही एक्सपोज हो गई। ऑप्शंस क्या हैं? स्ट्रेटजी तो वो चेंज कर नहीं रहे, एरियल अटैक्स एंड ड्रोन अटैक्स ही हैं जो होंगे। इसराइल का भी यहाँ पे जिक्र हुआ, पाकिस्तान के रोल का भी जिक्र हुआ। तमाम जंगें जो हैं वो अपने कैपेसिटी के मवाजने के ऊपर बेस कर रही हैं, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। सर आप ये सारी चीज़ें कैसे देखते हैं, ज़रा तफसील से हमें हमारी रहनुमाई फरमाएं। सबसे पहले तो आपका और आपके मेहमानों का शुक्रिया, दोनों ने बड़ी आलिमाना गुफ्तगू की और सुनने में बहुत लुत्फ आया, चीज़ें समझ में आई। देखिए इस वक्त जो पहली बात जहन में आती है अमेरिका में रह के जी, और देखते हुए चीज़ों को, जो यहाँ डिस्कशन होती हैं मीडिया पे, थिंक टैंक्स वगैरह में जी, वो ये है कि सदर ट्रंप फौरी तौर पे कोई फैसला नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक। वो इस मामले को लटकाएंगे, जिसको पंजाबी में कहते हैं लमकाएंगे, वो मिड टर्म तक। ठीक। मिड टर्म के बाद ही कोई हतमी फैसला करेंगे, क्योंकि उनके लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। जब MOU हुआ तो उसके बाद जो उनका अपना वोट बैंक है और जो रिपब्लिकन है, अब उनका वोट बैंक रिपब्लिकन का नहीं है बल्कि एक राइट विंग ऐसे लोगों का है जो यहाँ, अगर आप अमेरिका में वोटिंग पैटर्न देखें तो बड़े शहरों से जीतते हैं डेमोक्रेट्स, शहरों से बाहर देखें तो पूरा अमेरिका रेड है, सारे रिपब्लिकन हैं। और उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यानी इस प्रोसेस में, वोटिंग प्रोसेस में सदर ट्रंप लेके आए हैं, वरना वो किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते थे। ये वो लोग हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा को साजिश कहते हैं अमेरिका के खिलाफ, जो अमेरिका को यूरोप के अलावा किसी खित्ते से इंगेज देखना नहीं चाहते। वो बहुत नाराज हुए, उन्होंने कहा कि भाई ये तो ऐलान शिकस्त है, और उनको एहसास हुआ कि उनका अपना जो अपनी बेस है वो कमजोर हो रही है, तो उसको नाराज नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जो एक डेमोक्रेट्स हैं या जो न्यूट्रल लोग हैं वो जंग के खिलाफ हैं, इस बात को भी समझते हैं, और इस दफा लग भी रहा है कि कम से कम हाउस जो है वो डेमोक्रेट्स ले जाएंगे। तो इस वक्त उनकी कोशिश ये है कि मिनिमम डैमेज हो मिड टर्म इलेक्शन में, क्योंकि अमेरिका में एक रिवाज ये भी रहा है, शायद पूरे 50 साल में 2 या 3 दफा ऐसा हुआ है इसमें जो रूलिंग पार्टी ने मिड टर्म इलेक्शन भी जीता हो, वरना अमूमन रूलिंग पार्टी को अब अमेरिकी अवाम नहीं जितवाते। तो ये भी चीज उनके खिलाफ जा रही है और फिर वो अनपॉपुलर भी हो गए हैं। तो वो अपने, उनका सारा फोकस ये है कि किस तरह डैमेज कंट्रोल किया जाए, वो मिडल ईस्ट से ज्यादा अपने हवाले से सोच रहे हैं। पहली तो बात ये है। तो ये कोई भी हतमी फैसला करेंगे मिड टर्म के बाद करेंगे, नवंबर तक जंग को खींचना चाहेंगे। रही बात
कि स्ट्रेटजी क्या होगी। देखें, आप दोनों की ये जो बात, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि जो मॉडल है गल्फ स्टेट्स का, जी कि जिसमें एक जो बेसिक चीज़ है कि आपकी आबादी से ज़्यादा गैर मुल्कियों की आबादी हो, जी वो सब कुछ चलाएं। अब मैंने कई मुल्कों में वहाँ देखा, तो फिर भी थोड़ा-सा लोग उनके अब थोड़ा नहीं बल्कि बहुत कुछ काम करने लगे हैं, फील्ड में आ गए हैं, वरना मैंने वो दौर भी देखा है कि वो सुबह से आके बैठ जाते थे पार्कों में या अम्यूज़मेंट प्लेसेस पे, और शाम को चले जाते थे, साइन करके तनख्वाह उनको मिल जाती थी और सारा काम गैर मुल्की करते थे। अब भी ठीक वही करते हैं। अच्छा, फ़ौज वो इसलिए नहीं रखते कि टोटल छोटी आबादी है, और जो जिस फ़ौज को भी वो जनरल बनाएँगे, जिसका वो जो कमांडर इन चीफ होगा, वो अरबों का तजुर्बा ये रहा है कि जब फ़ौज मज़बूत होती है, वो हुकूमत पे कब्ज़ा कर लेती है। और यहाँ ख़ानदानी हुकूमतें, शाही ख़ानदान बैठे हुए हैं। ये छोटे-छोटे सरदार थे जी ऑयल निकलने से पहले, वो बादशाह बन गए हैं। तो ठीक वो नहीं चाहते कि फ़ौज बने। अब एक अपनी फ़ौज के बगैर, अपनी मैन पावर के बगैर इंडिया, पाकिस्तान, फ़िलीपींस, थाईलैंड से मंगवा के लोगों से एक रियासत चला रहे हैं। ये एक बड़ा एक अजीबो-गरीब मॉडल है, जिसने ईरान से जंग होती या नहीं होती, ये हमेशा चलने वाला मॉडल नहीं था। तो उसको भी चैलेंज आ रहा है। अमेरिका क्या इस बात के लिए तैयार है कि मिडल ईस्ट में अपने बेसेस छोड़ दे? जी मेरा ख्याल है कि नहीं। यानी बिल्कुल ये चीज़ अमेरिका में अनपॉपुलर नहीं है। अमेरिकन्स चाहते हैं कि अमेरिका अब भी सुपर पावर है, और अमेरिका अपने बेसेस अपना मेंटेन करे और अपना पावर प्रोजेक्शन भी जारी रहे। ठीक उसके लिए क्या वो जंगों के लिए तैयार हैं? ये जंग देखें, उन्होंने 20 साल अफ़गानिस्तान में भी लड़ी, इराक में भी गए। तीनों जंगों में उनको कामयाबी नहीं हुई, जिसको हम कन्वेंशनल सेंस में कामयाबी समझते हैं। ठीक लेकिन एक बात ज़हन में रखें, अमेरिका में जंग को इस तरह से नहीं देखा जाता कि उन्हें किसी इलाके पे जाके कब्ज़ा करना है। यहाँ देखा जाता है नफ़ा और नुकसान के हवाले से, और जब बिल्कुल उनको ठीक ये एहसास होता है कि नफ़ा से ज़्यादा नुकसान है, तो वो विथड्रॉ कर जाते हैं। ठीक और ईरान में भी ये कैलकुलेशन की जा रही है कि अल्टीमेटली कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं। राइट लेकिन अभी अमेरिका ना अपने बेसेस खाली करने को तैयार है, ना अपना जो उसका पोस्चर है सुपर पावर वाला, उसको ख़त्म करना चाहता है। तो ये एक मेरा ख़्याल है कि अगर जंग रुक भी जाए, तो ये जो कशमकश है, जी ये बहुत तवील कशमकश है। जी और चाइना भी उभर के आ रहा है, और ठीक दूसरी पावर्स भी हैं। लेकिन अमेरिका को रिप्लेस करना और अमेरिकन्स का उसको एक्सेप्ट कर लेना, ये बहुत मुश्किल अमल होगा, ठीक इतनी आसानी से नहीं होगा। आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ लेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। डॉक्टर शाजिया, आप गुफ्तगू सुनी आपने। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डिबेट ये चल रही है। ये जो मिड टर्म इलेक्शन की बात हुई, इसमें पॉलिटिकली तो यही ठीक लगता है सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि वो जाहिर है इसको लटकाएं और एक दफ़ा ये मिड टर्म इलेक्शन हो जाए, उसके बाद वो तीसरे जो फेज़ है उसका आगाज़ करना है या नहीं करना उसका फ़ैसला करें। लेकिन आपको लगता है कि उनकी जो बहुत सारी ऑप्शंस हैं और जो बहुत सारी ऑब्लिगेशंस हैं जो वो पूरी करना चाहते हैं, जैसे स्टेटस ऑफ सुपर पावर भी मेंटेन करना चाहते हैं, जैसे अपनी आवाम को भी खुश करना चाहते हैं, जैसे ये जंग में एक विक्टर की शक्ल भी दिखाना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि ये सारे के सारे अहदाफ वो हासिल कर लेंगे या उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कुछ के ऊपर या शायद सब के ऊपर? क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो फिर एक सुपर पावर चला रहे हैं। आम आदमी को भी जिंदगी में कंप्रोमाइज जो है वो करने पड़ते हैं। जी ओवर एम्बिशियस होना कि अब मेरे ये ऑब्जेक्टिव हैं, 10 हैं तो 10 के 10 पूरे हो जाएंगे। जी अगर वो ऑब्जेक्टिव सिर्फ अपना मागा क्राउड खुश रखना और अपनी पेट्रो डॉलर की हेजमनी जो है उसको कायम रखना, हेजमनी से मेरी मुराद है कि जैसे सिस्टम चल रहा है उसे बिल्कुल चलते रहने देना,
और ब्रिक्स का जिस तरह वो कहते हैं कि कुछ नॉटी लोग हैं, नॉटी सा क्लब बना के बैठे हुए हैं, उनको पता भी नहीं था कि ब्रिक्स क्या है। तो फिर वो ब्रिक्स करेंसी या सिप सिस्टम जो है, अभी वैसे भी उनका जो टोटल वॉल्यूम है जो स्विफ्ट से पैरेलल है या पेट्रो डॉलर को कोई चीज चैलेंज कर सकती है, उसका 1% है। मैं रिसर्च कर रही थी तो 1% तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। तो बाकी 99 तो अभी भी जो है वो डॉलर ही है। और ये जो ये इस चीज को मैनेज कर लेते, स्टेट ऑफ हुर्मुज की तरफ नहीं आते, ईरान को वेनेजुएला नहीं समझते, अपनी इंटेल पे भरोसा करते और इजराइल जो है उससे कंप्रोमाइज नहीं होते। पता नहीं वल्लाह अलम वो किस सूरत हाल में कंप्रोमाइज है, इन द टर्म्स ऑफ काइंड हैं, कैश हैं, हमें नहीं पता, या दोनों हैं। कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से अब उनसे कोई खुश नहीं है। बिल्कुल। उनसे ये रीजन खुश नहीं है कि उन्होंने जंग मुसल्लत कर दी, उनसे गल्फ खुश नहीं है कि वो इस तरह से एक्सपोज हुए जिस तरह से वो होना चाहते नहीं थे। उनको वाफर मिकदार में जो है वो पैसे चाहिए अपना सिर्फ मुल्क चलाने के लिए। उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, जैसे अभी इकबाल साहब फरमा रहे थे कि वहां पे लोगों की तनख्वाहें लगी हुई हैं, उनका शेयर है, जो भी निकलता है, जितनी भी एनर्जी है, तो वो कहाँ से उनको दें। और जिस दिन वो देना बंद करेंगे या देने में कोई कोताही करेंगे, वो सारे उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। काम करने की उनको आदत नहीं है। तो गल्फ उनसे खुश नहीं है, जिन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगाए और उसके बाद फिर भी वो एक्सपोज हुए। और आज हम कह रहे हैं जी कि ये 19th सेंचुरी की जो सुपरफिशियल कंस्ट्रक्ट हैं, एक्सक्लूडिंग जो है सऊदी अरेबिया को, हम कह सकते हैं कि उसका जो है वो मैस भी जो है और पॉपुलेशन भी जो है वो सर्वाइवेबल है। बाकी तो हमारे आम शहरों से कम तो उनकी जो है वो टोटल आबादी या जोग्राफिया अगर आप देख लें। जी बिल्कुल। तो वो गल्फ उनसे नाराज है, ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की है, ईरान नाराज है, इजराइल के मकासद हासिल नहीं हो रहे हैं, इजराइल शदीद नाराज है, उनका अपना मेगा का क्राउड उनसे नाराज है कि अमेरिका फर्स्ट नहीं है, यूरोपियन उनसे नाराज हैं कि आपने रशिया का मामला पहले क्यों नहीं हल किया, आप फुल फ्लैट जो है वो यूक्रेन में साथ क्यों नहीं आए उस प्रॉक्सी वॉर में। तो उनसे इस वक्त खुश कोई नहीं है। उनकी बदकिस्मती देखें कि वो जितना पॉपुलर बनना चाहते हैं, जितना वो हरदिल अजीज होना चाहते हैं, इस वक्त उनसे कोई खुश नहीं है। उनकी किसी भी उससे जो है, इस वजह से उनकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन भी है और वो रोज एक नया लफ्ज भी कॉइन कर लेते हैं। रिसेंटली उन्होंने कहा है जी कि मैं ईरान के ऊपर मिलिट्री टेरर करूंगा। शायद उनको कोई समझाता या बताता भी नहीं है कि इतनी नेगेटिव कॉनोटेशन वाले लफ्ज जो कि वॉर क्राइम के जुमरे में आते हैं, ये इस्तेमाल नहीं करने चाहिए एक मुल्क के सदर को। लेकिन बहरहाल ये हमारा मसला नहीं है, वो तो आज हैं, जितनी तबाही बर्बादी मचा सकते हैं मचाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन ये जो ब्लैक सूट्स और टाइज में इनके पावर कॉरिडोर में लोग होते हैं, हमें मसला उनसे है कि वो क्या चाहते हैं, जिन्होंने घेर लिया है इस वक्त ट्रंप को भी। और ट्रंप जो है उनको, उनकी बदहवासी का ये आलम है कि करना वो कुछ चाहते थे, कर वो कुछ रहे हैं, समझ उनको कुछ आ नहीं रहा है। और अब वो रिसेंटली सुना है कि वो अपनी मीटिंग्स में शाउट भी करना शुरू हो गए। तो वो जो सूट्स में पावर कॉरिडोर्स में लोग हैं, वो चाइना के को हर सूरत में कंटेन करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। वो चाइना को कंटेन करने के लिए उसके इर्द गिर्द जितना भी एक स्ट्रक्चर है उसको किसी ना किसी तरह से डिसमेंटल करना चाहते हैं। तो ईरान उस चीज का कलेक्ट्रल उन्होंने बनाना है। अब वो आज बनाते हैं, 20 साल बाद बनाते हैं, ये नहीं पता, लेकिन वो सोच नहीं बदलेगी चाहे ट्रंप रहें या ना रहें। बहरहाल ये बात जो है जो उनके बारे में कही जा सकती है कि वो भी वही बेचारे कुर्सी पे बैठे हुए हैं जिनको पॉलिसीज जो हैं वो ले डूबी हैं। और पॉलिसीज ये हैं कि हमारा जो हेजमॉन का एक किरदार है, एक थानेदार का, वो इतनी आसानी से हम गिव अप नहीं करेंगे। ठीक। और उसको गिव अप करने के लिए, उसको ढाने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा और फिर उसके साथ साथ हम बहुत ज्यादा तबाही और बर्बादी भी मचाते जाएंगे। अब ईरान में जो अनएक्सपेक्टेड उनको चीजें लग रही हैं, मेरा ख्याल है अगर उनके पास थोड़ी सी भी 50% भी इंटेल होती तो उनको अनएक्सपेक्टेड ना लगती। वहां पे कोई मिलिट्री टारगेट जमीन के ऊपर नहीं है, वहां पे क्या सिविलियन टारगेट्स को कितना बम्बार्ड कर लेंगे। उनको ये नहीं पता कि वहां पे जो रेवोल्यूशन आया था वो यकीनन एक अवामी रेवोल्यूशन था। जो लोग वहां पे हैं वो बेशक वहां पे ट्रू वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन लोग जैसे भी हैं वो वैसे खुश हैं। उनकी सिविलाइजेशनल प्राइड है, उनकी नेशनल प्राइड है, उनकी सेक्टेरियन सेक्रीफाइस का एक एलिमेंट है। तो अगर थोड़ी सी भी स्टडी कर लेते, कहीं पे आर्म चेयर रिसर्च ही कर लेते, तो शायद इस तरफ आने की कोशिश ना करते। बिल्कुल तो उसमें ईरान के लिए मुझे सिर्फ ये फिक्र रहती है कि ईरान को बहुत जल्दी इस रीजन के अंदर कंसोलिडेट कर जाना चाहिए।
बिल्कुल ये मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगली जो एक स्कीम है इजराइल की वो ये है कि ईरान की जो तन्हाई है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है, बेशक वो भी बहुत मजबूरी में है, जी, वो जो कर रहा है खुशी से नहीं कर रहा है, ठीक लेकिन उसके एक्शंस का रेप्रिकॉशंस तो बहरहाल है। ठीक तो गल्फ कंट्रीज के ऊपर जो उसके ये हमले हैं, ये उसकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में इजाफा ना कर दे, ठीक और गल्फ कंट्रीज को फिर हैप्पैज़ार्ड में कोई नया एग्रीमेंट करने पे मजबूर ना कर दें, कोई नई अरेंजमेंट करने पे मजबूर ना कर दें। वो बेसिस जो 90% ऑलरेडी जो है, CNN की रिपोर्ट है कि जी नुकसान उनका हो चुका हुआ है, तो जी उनको ना गल्फ के कंट्रीज अब पैसे देंगे, ना वहां पे रखना चाहते हैं। बिल्कुल तो अब मैं बात खत्म करूंगी, क्योंकि बातें इतनी लेयर्ड हैं, ये बिल्कुल डॉट आपकी कनेक्ट बात ठीक होते है। होते भी जमाने लग जाते हैं। जी जी बिल्कुल तो आपकी बात ठीक है। अब इजराइल जो है, जी अब क्यों अमेरिका ने ये रिसेंट हमला नहीं किया? क्योंकि अमेरिका और इजराइल की जो फोर्सेस हैं उनको कंबाइन करने की बात हो रही है। ठीक अब उनके अंदर जितने भी इंटरसेप्टर हैं, जितने भी मिसाइल हैं, उनमें से कुछ तो आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो हार्मनी में काम कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर कुछ नहीं सकते। कर तो सकते। अब जी रिसेंट रिपोर्ट ये है जी कि वो इनको इकट्ठा करके इजराइल जो है जी उसको ही इस रीजन का थानेदार बनाकर खुद जी थोड़ी बहुत बैक फुटिंग पे जाकर अगेन खुद को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। अगर ये भी ठीक कोई समझे कि जी वो उनको समझ आ गई है, हमने इस रीजन से चले जाना है, नहीं, वो अगेन अपने टाइम बाय करेंगे, स्ट्रेटेजिक पॉज लेंगे। ठीक ट्रंप के अंदर इतना भी पेशेंस नहीं है कि वो स्ट्रेटेजिक पॉज को ही कम से कम 1 साल तक जो है वो खींच लें। बिल्कुल वो ठीक 4 दिन के बाद उनकी पेशेंस जवाब दे जाती है, और वो उन ईरानियों के साथ जिनके कारपेट बाजार में कारपेट सेलर के साथ वो निगोशिएट नहीं कर सकते, जी जिनको इस बात का कि हम इल्मुल कलाम और सर्फ और नहव के मौजिद हैं, जी ऐसे लोगों के साथ प्रॉपर्टी डीलर्स बैठकर जो है वो उनसे बिल्कुल ऐसे प्लॉट बेचने वाली जुबान इस्तेमाल करके कि अभी खरीदो नहीं तो बिल्कुल कल महंगा हो जाएगा, परसों बिल्कुल तुम्हारे घर गुंडे आ जाएंगे, जी तरसों कोई और उठा के ले जी जाएगा। तो अब ये, और हमारे पर कर्ज ये है कि हमने ये सब देखना भी है, बिल्कुल और इसमें से जितनी थोड़ी बहुत कोई समझ आती है वो समझ निकालनी भी है। तो बिल्कुल समझ ये है कि ईरान और गल्फ के कंट्रीज को ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो अपना जोग्राफिया नहीं चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल उनको इकट्ठे रहना है, और उनको इकट्ठे रहने के लिए एक दूसरे को स्पेस देनी है, और बिल्कुल उस ठीक स्पेस देने में कोई मैकेनिज्म निकालना है जिसमें ये ग्रेजुअली जो है जी यहाँ से अमेरिका जो है वो यहाँ से बिल्कुल चला जाए। यहाँ से अमेरिका ट्रक के अंदर सामान रख के जाता हुआ किसी को दिखाई नहीं देगा। ये बहुत स्लो और बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, बिल्कुल लेकिन ठीक मेरे ख्याल में वो स्टार्ट जरूर हो चुका जी है। बिल्कुल ठीक आपका पॉइंट आ गया। बड़ी तफसील से आपने रहनुमाई फरमाई। मुनव्वर हसन साहब और अनवर इकबाल साहब, मैं पहले ही आपसे माजरत कर लेता हूँ, टाइम बहुत कम है, एक मिनट में एक ही सवाल आपसे करूँगा। अपना अपना कमेंट प्लीज़ दे दीजिए, फिर प्रोग्राम का मैं ख़त्म करूँगा। सवाल आपसे ये है कि ईरान से कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसकी असले की स्टॉक पाइलिंग इतनी ज़बरदस्त होगी और स्ट्रैटेजी भी इतनी ज़बरदस्त होगी। क्या ईरानी इस जंग के लिए काफ़ी अरसे से तैयार थे? और छोटा सा कमेंट ये भी कर दें कि आपकी प्रेडिक्शन क्या है, हाउ डू यू सी इट एंडिंग? सवाल ज़्यादा बड़ा है और टाइम बहुत कम है, लेकिन फिर भी जितना मुख्तसरन आप बता सकते हैं रहनुमाई फरमा दें। देखें, ईरान अपने चौथे फेज के अंदर है। पहला फेज उनके सर्वाइवल का था और ये रेवोल्यूशन से लेकर 1988 तक रहा। जी दूसरा फेज उनकी कंसोलिडेशन का था, पावर का, जी और वो 1988 से लेकर तकरीबन 2008-9 तक आपको नजर आता है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स में तरक्की की, यहाँ तक कि मेडिकल साइंसेस में की। जी और ये दौर जो जून 2025 से वहाँ तक आता है। और इसके बाद अब ईरान जो डिनायल जोन है, जिसमें चाइना, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और रशिया हैं, जी उसमें उनकी ये पार्टनरशिप का इस वक्त फेज चल रहा है। ठीक। तो लिहाजा इस वक्त तो उनकी सबकत जो है वो सख्त हो चुकी है। बिल्कुल ठीक। उसकी एक वजह यह है कि जो मिडल ईस्ट के अंदर जो माइंडसेट है, आप ड्रोन्स को और बैलिस्टिक मिसाइल्स को तो रोक सकते हैं, जी जो ईरानी माइंडसेट है, जो कि खुद यूएई के लोग या जॉर्डन के लोग या कतर और बहरीन के लोग वो वीडियोस बनाकर और तकबीर लगाते हुए दिखाते हैं जिस वक्त वो ईरानी ड्रोन या बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकन अड्डों पे गिरता है, इसको आप कैसे रोकेंगे? बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत डायमेंशंस हैं जिस पे गुफ्तगू हो सकती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। रही बात ये कि इसका मुस्तकबिल क्या है, इसका मुस्तकबिल वही है कि अमेरिका ने माजी में वियतनाम से भी निकले थे जी और अचानक भी निकल सकते हैं, अफगानिस्तान से भी अचानक निकल पड़े थे। बिल्कुल और उनके हक में बेहतर भी है कि निकलें और अपनी जान छुड़ाएं ताकि अपने पावर को सिक्योर करें। मैं आखिरी जुमला ये कहूँगा कि अमेरिका का पावर में रहना इंटरनेशनल सिस्टम के हक में है।
अगर वो पावर ख़त्म हो जाता है तो इम्बैलेंस ऑफ पावर पैदा होगा, जिस तरह सोवियत यूनियन के टूटने के बाद हुआ और फिर हमने बहुत सारी जंगें देखी। जी बहुत शुक्रिया सर। अनवर इकबाल साहब प्लीज़ 1 मिनट का एक कमेंट प्लीज़। थैंक यू सर। देखिए, मैं समझता हूं कि सदर ट्रंप ये जो अभी वक्फा है ये आर्जी है, दोबारा हमले करेंगे वो, बिल्कुल ठीक, और फिर वक्फा करेंगे, फिर हमले करेंगे, उसमें ये उनको ये स्ट्रेटजी सूट करती है। अरब मुल्कों के साथ ये है कि जिस तरह डॉक्टर शाजिया ने इसकी तरफ इशारा किया कि ये जंग जो है ग्रेटर अरब ईरान जंग में तब्दील हो सकती है, और वो चीज़ अमेरिका को भी सूट करेगी, इसराइल को भी सूट करेगी, और अरबों का भी नुकसान होगा, ईरान का भी होगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात यह है कि ईरान के अंदर इख्तलाफात को, मसलन कुर्दिस्तान में पिछले 2-3 दिनों में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं, और ये भी हो सकता है कि कुर्दों का सिलसिला वहाँ शुरू कराया जाए, क्योंकि कुर्दों से आप मिलें तो बहुत नाखुश नजर आते हैं ईरान में, वो खुश नहीं है। बलोच हैं वो खुश नहीं है, वहाँ भी सिलसिला हो सकता है। तो यानी अमेरिका, मेरे कहने का मकसद ये है कि अमेरिका इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर देगा जितनी आसानी से हम समझ रहे हैं। उसके पास अब भी कुछ कार्ड हैं जिनको वो इस्तेमाल करेगा। सर, आपके तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। माज़रत चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी जल्दी डाल दी गुफ्तगू इस मौज़ू के ऊपर, फिर किसी दिन रखेंगे और आपको दावत देंगे और आपके कमेंट्स तफसील से लेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।